हेलो। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। शुरू करते हैं आज की क्लास। और पिछली क्लास में अपन लोग क्लाइमेटोलॉजी को खत्म कर चुके थे। तो आज से शुरू करने वाले हैं ओशिनोग्राफी, अर्थात समुद्र विज्ञान। तो जैसे अपन लोगों ने लिथोस्फीयर से शुरू किया था। फिजिकल जियोग्राफी के 3 पार्ट थे उसमें, लिथोस्फीयर और अपना जो है एटमॉस्फेयर अर्थात क्लाइमेटोलॉजी, और उसके बाद अब शुरू करने वाले हैं ओशिनोग्राफी, ओशियन, समुद्र विज्ञान। तो लिथोस्फीयर को पढ़ने से पहले अपन लोगों ने इंटीरियर ऑफ द अर्थ को देखा, मतलब अर्थ के बेसिक्स को कवर किया, जहाँ पे क्रस्ट, मेंटल और कोर, उन सबको देखा। इसी प्रकार से एटमॉस्फेयर में, क्लाइमेटोलॉजी में अपन लोगों ने वायुमंडल की संरचना को पढ़ा, के लेयर्स को पढ़ा, ध्रुव मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल, उसमें जो है आयन मंडल और बहिर्मंडल, उन सबको पढ़ा। इसी प्रकार से समुद्र विज्ञान को शुरू करने से पहले हम इसकी कुछ टर्मिनोलॉजी को पढ़ने वाले हैं। टर्मिनोलॉजी मतलब जब हम कॉन्टिनेंट से, ये कॉन्टिनेंट से समुद्र की गहराइयों में जाएंगे तो हमें कौन कौन सी टोपोग्राफी मिलने वाली है, हमें कौन कौन से उच्चावच मिलने वाले हैं, उन सब का अध्ययन करेंगे। तो आज के टॉपिक का नाम है रिलीफ्स ऑफ द ओशियन बेसन। रिलीफ्स ऑफ द ओशियन बेसिन। रिलीफ्स मतलब उच्चावच, महासागरीय उच्चावच, अर्थात कॉन्टिनेंट से जब हम समुद्र के अंदर तक की यात्रा करेंगे तो हमें किस किस प्रकार के उच्चावच मिलने वाले हैं, किस किस प्रकार की स्थलाकृति मिलने वाली है, उनका अध्ययन करने वाले हैं। तो ये आपको दिख रहा है कि कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ये अपना यहाँ तक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के समाप्त होने के बाद आगे आएगी ओशियनिक क्रस्ट। तो यहाँ से, ये आपको मान लो कोई कॉन्टिनेंट है, यहाँ से आगे समुद्र में जाएंगे तो किस किस प्रकार के उच्चावच मिलने वाले हैं, उनको देखने वाले हैं। तो कॉन्टिनेंट से जब आप समुद्र की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आपको जो उच्चावच मिलने वाला है वो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय निमग्न तट, महाद्वीपीय निमग्न तट, निमग्न, निमग्न अर्थात डूबा हुआ। किसमें डूबा हुआ? पानी में डूबा हुआ। महाद्वीप का ऐसा भाग जो समुद्र के, महासागर के पानी से डूबा हुआ है, उसे हम कह रहे हैं महाद्वीपीय निमग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया। ये अभी कॉन्टिनेंट का ही भाग है, कोई गलती से जो है ओशिनिक शब्द यूज न कर लेना। ध्यान रखना कि अभी ये कॉन्टिनेंट का ही पार्ट चल रहा है, और कॉन्टिनेंट को के इस पार्ट को समुद्र के, महासागर के पानी ने घेरा हुआ है। तो दिख रहा है आपको इमेज में कि ये शैलो डेप्थ के एरिया है, गहराई ज्यादा नहीं है क्योंकि नीचे कॉन्टेंट लगा हुआ है, पानी उतना नहीं है यहाँ पे। अगर इसी बात का आपको मैप में फील लेना हो तो किस प्रकार से देखेंगे कि जो शैलो एरिया होते हैं, ये शैलो एरिया, इनको ये लोग हल्के ब्लू कलर में दिखाते हैं, और जो ये डीप एरिया होते हैं, गहरे क्षेत्र होते हैं पानी के, उनको ये डार्क ब्लू कलर में दिखाते हैं। तो देखो, मैं एक आपको मैप दिखा रहा हूँ, वहां पे देख के आप आसानी से समझ जाएंगे। देखो ये पूरा ब्लू तो है बट हल्का ब्लू है, बहुत हल्का। और ये देखो एरिया, ये वाले एरिया, ये गहरे एरिया है, यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा है, गहराई बहुत ज्यादा है। जबकि ये कॉन्टिनेंट से लगे हुए भाग, ओशियन के कॉन्टिनेंट से लगे हुए भाग, जहाँ पे गहराई बहुत कम है, तो हम कह सकते हैं कि जो गहराई बहुत कम है, जो हल्के ब्लू कलर से इंगित हैं, ये सेल्फ एरिया है, कॉन्टिनेंटल सेल्फ एरिया है ये। तो इस प्रकार से जो है मैप में देख कर भी आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे सेल्फ एरिया है। कॉन्टिनेंटल सेल्फ एरिया, यहाँ आ जाओ, देखो ये वाले पार्ट की बात कर रहे हैं हम, समुद्र के अंदर, महासागर के अंदर, ये वाला पार्ट आपका जो है
इसको अपन लोग कॉन्टिनेंटल शेल्फ कह रहे हैं। अब इनकी विशेषताएं क्यों हैं, हम इनको पढ़ क्यों रहे हैं, ये भी तो एक बात है ना। तो पढ़ने का रीजन है कि यहाँ तक सूर्य का ताप यहाँ तक प्रॉपर मात्रा में पहुंचता है, प्रॉपर मात्रा में। तो सबसे ज्यादा वेजिटेशन यहीं पे होती है, वेजिटेशन। वेजिटेशन के अलावा सबसे अधिक समुद्री जीव यहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पे इनकी लाइफ को सरवाइव करने के लिए आवश्यक जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ पे मिलती हैं इन क्षेत्रों में। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वेजिटेशन वेजिटेशन जैसे मैंग्रोव वगैरह वो सब और समुद्री जीव इन्हीं क्षेत्रों में मिलते हैं, क्योंकि उनके जीवन के अनुकूल परिस्थितियां यहाँ पे पाई जाती हैं। अब इसकी चौड़ाई जो है, चौड़ाई तो इनकी जो है नैरो होती है, सैलो होती है, पता है आपको, दिख रहा है मैम में भी। और इनका जो लंबाई है यहाँ से, तो ये लगभग 80 से 100 किलोमीटर की एरिया तक पाए जाते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। 80 से 100 किलोमीटर तक कॉन्टिनेंट से महासागर की तरफ 80 से 100 किलोमीटर के एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है। और आप देख पा रहे हैं कि जब यहाँ पे सनलाइट की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, सनलाइट प्रॉपर मात्रा में आ रहा है, वेजिटेशन के लिए और समुद्री जीवों के लिए अनुकूल दशाएं हैं, तो एक समय के बाद आपको ऐसा नहीं लगता कि उनका डेथ डिके होने के बाद सबसे ज्यादा मात्रा में पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल रिसोर्सेज यही मिलने वाले हैं आपको। तो दुनिया के 40% से ज्यादा पेट्रोलियम रिजर्व, क्रूड ऑयल रिजर्व इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पेट्रोलियम रिजर्व और क्रूड ऑयल रिजर्व इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जब इन क्षेत्रों में क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम रिजर्व मिल रहे हैं, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रोडक्टिव जोन है, ये प्रोडक्टिव जोन है, अर्थात प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पाद कर रहे हैं, किसका, पेट्रोलियम का, क्रूड ऑयल का। क्लियर। नेक्स्ट वन, कि ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया हैं ये किससे बने हैं, इरोजन से बने हैं या डिपोजिशन से बने हैं, अपरदन से बने हैं या निक्षेपण से बने हैं। तो ये इस तरह, किसी समय ये आपका इस तरह का एरिया रहा होगा, और यहाँ पे जो है इसमें पानी है। मैं अभी आपसे पूछूंगा, आप ये बताओ मुझे, एक, ये 1, 2, 3 और ये 4, इन सब में पानी का फ्लो जो रहा होगा कहाँ पे ज्यादा रहा होगा, तो बता सकते हैं सर। एक जो आपका पॉइंट है यहाँ पे पानी का फ्लो ज्यादा रहा होगा, क्योंकि विंड इसी सतह को, ऊपरी सरफेस जो है इसी को इन्फ्लुएंस करती है, तो हवा के साथ ये पानी मूवमेंट करता है। जिस डायरेक्शन में हवा चल रही होगी उसी डायरेक्शन में पानी का मूवमेंट हो रहा होगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि पानी के बार बार मूवमेंट के कारण ये जो कोस्टल एरिया हैं, ये जो किनारे हैं कॉन्टिनेंट के, ये इरोड हो जाएंगे, और इरोड होते होते एक समय के बाद इस तरह की संरचना बना लेंगे, ये किनारे खत्म हो जाएंगे। आपको नहीं लगता? तो ये किनारे जो इरोड हो रहे हैं, ये किनारे जो खत्म हो रहे हैं, इन्हीं किनारों के बाद यहाँ पे शेल्फ का डेवलपमेंट हो रहा है। इसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ का डेवलपमेंट हो रहा है। क्लियर। तो यहाँ पे देखो, ये जो आपकी संरचना है ये किसी समय इस प्रकार की रही होगी, और ये पानी ने इसको सबको इरोड कर दिया, अपर्दित कर दिया। तो अपर्दित करने के बाद इनका निर्माण हुआ। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया अपर्दन को, इरोजन को दर्शाते हैं, इरोजन से बनने वाली इस्तेलाक करती है। लेकिन एक बात और भी तो है, सारे रिवर्स वगैरह जो कॉन्टिनेंट से आ रहे हैं वो भी अपने अवसाद तो यहीं पे जमा करते हैं, इन्हीं क्षेत्रों में। जब सारे रिवर्स वगैरह अपने अवसाद यहाँ पे जमा करते हैं, तो क्या ये डिपोजिशन वाला फीचर्स नहीं दिखाते? सारे डेल्टा वगैरह यहीं पे तो बनते हैं इन्हीं क्षेत्रों में। तो ये निक्षेपण वाला फीचर भी दिखाते हैं, कौन सा? हम्म, निक्षेपण वाला। तो कल को कोई आपसे पूछ ले कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया निक्षेपण और अपर्दन दोनों प्रकार के फीचर्स दिखाता है, निक्षेपण, इरोजन और
डिपोजिशनल, इरोजन और डिपोजिशनल, दोनों प्रकार के फीचर्स दिखाता है कॉन्टिनेंटल और शेल्फ एरिया। ठीक है। और ये प्रोडक्टिव जोन भी हैं, प्रोडक्टिव जोन भी हैं। दुनिया के 40% से ज्यादा क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम रिजर्व आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया मिलने वाले हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए आप ये देख लो, ये यहाँ पे आपकी पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी है, तो इसके आसपास वाले देश, यहाँ सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, इन सब के पास सबसे ज्यादा पेट्रोलियम रिजर्व हैं। क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे ये पूरे एरिया में शेल्फ पाई जा रही है। यहाँ पे जो समुद्री जीव रहे होंगे उनका डेथ डीके होने के बाद, वेजिटेशन का डेथ डीके होने के बाद यहाँ पे पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल रिजर्व का निर्माण हुआ है। इंडिया में देख लो, यहाँ पे ये इंडिया का मैप है, तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, एक सेकेंड जूम कर ले रहा हूँ कि आपको अच्छे से दिखे। ये तो आपने देख लिया यहाँ पे। इसके बाद ये जो इंडिया का मैप है, यहाँ पे मुंबई हाई का एग्जाम्पल आपने देखा होगा। मुंबई हाई जो पेट्रोलियम रिजर्व हैं उनका निर्माण भी इसी प्रकार से हुआ है। और एंशियंट टाइम की बात है, बहुत समय पहले, जब जो है वेजिटेशन और समुद्री जीवों का डेथ डीके होने के बाद इस तरह के रिजर्व का फॉर्मेशन हुआ है। और ये फारस की खाड़ी तो एकदम जो है विश्वविख्यात है। यहाँ पे मिलने वाले सभी देश, ये अरब, ओमान, इराक, ईरान, इन सब के पास बहुत ज्यादा पेट्रोलियम रिजर्व है, तो उनकी भी वजह यही है। और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया में हम पाए जा रहे हैं। अब एक चीज और ये बताओ आप मुझे कि यहाँ पे जो आपको, यहाँ पे इस एरिया में, यहाँ पे अगर अब प्लेन्स हुए, प्लेटू हुए, तो ये पानी, समुद्र का पानी, महासागर का पानी इनको इरोड कर देगा। अगर दूसरी कंडीशन हुई, दूसरी कंडीशन क्या? लो, ये दो डायग्राम है, ये अब पानी भरा हुआ है समुद्र का, और ये कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट है, कॉन्टिनेंटल। मैं फिर से बनाई दे रहा हूँ अच्छे से एकदम। ये आपकी हो गई अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये ओशिनिक क्रस्ट, और ये भी आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। एक डायग्राम ये है, ये आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये ओशिनिक क्रस्ट, और ये अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब ये यहाँ पे आपके मैदान वगैरह है या प्लेट्यू वगैरह है। दूसरा एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे समुद्र के किनारे अब पर्वत लगे हों, पहाड़ हों, तो क्या माउंटेन्स हों। तो आप बताओ मुझे कि ये पानी जो है, डायग्राम नंबर 1 और ये डायग्राम नंबर 2, कौन से महासागर का पानी कोस्टल एरिया को इरोड कर पाएगा, अपरदित कर पाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे? तो आपको पता है सर, प्लेन्स और प्लेटू वगैरह अगर लगे हैं कोस्टल एरिया से, तो वो ज्यादा इरोड हो जाएंगे अगर माउंटेन लगे हैं उनकी तुलना में। तो क्योंकि माउंटेन की रॉक जो है वो बहुत हार्ड रॉक है, तो ये पानी, समुद्र का पानी, इन रॉक्स को इरोड नहीं कर पाएगा, इनको नहीं काट पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पे कोस्टल एरिया से माउंटेन लगे हैं वहां पे सेल्फ सेल्फ नहीं बनेंगे, बनेंगे तो बहुत नैरो बनेंगे, बहुत छोटे बनेंगे। जबकि अगर कोस्टल एरिया से प्लेन या प्लेट्यू लगा हुआ है, प्लेट्यू, तो वहां पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ ब्रॉड हो जाएंगे, चौड़े हो जाएंगे। तो अभी जो है पूछ ले कोई तुमको कल को कि अगर कोस्टल एरिया से माउंटेन्स लगे हुए हैं तो शेल्फ की चौड़ाई कंपेरेटिवली शैलो होगी, कम होगी, और अगर प्लेन्स या प्लेट्यू लगे हुए हैं तो शेल्फ ब्रॉड मिलेंगे, शेल्फ ब्रॉड मिलेंगे। तो ये आपको याद रखना, क्योंकि यहाँ पे जो माउंटेन लगे हुए हैं वो उनकी रॉक जो है वो बहुत हार्ड रॉक है, तो उसको अपरदित करने में, इरोड करने में, ये जो सी वेव्स हैं, समुद्र का पानी है, तो उतनी जल्दी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे सेल्फ एरिया शैलो मिलेंगे, और यहाँ पे आपको ब्रॉड मिलने वाले हैं। तो ये हो गई आपकी सेल्फ एरिया की बात।
नेक्स्ट वन अगर हम और आगे जाएंगे और समुद्र की तरफ, दूसरा जो मिलने वाला है वो है कॉन्टिनेंटल स्लोप, महाद्वीपीय ढाल। महाद्वीपीय ढाल, तो ये आपको याद रखना है, महाद्वीपीय ढाल। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है अपना वो है कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल राइज को अपन लोग इसलिए अब पढ़ते हैं क्योंकि ये ऐसा माना जाता है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का ओशियन की तरफ जाने पर अंतिम भाग है। इसके बाद कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है असमाप्त। यहाँ आ जाओ इस वाले मैप में, यहाँ देख लो। ये तो आपका था कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया। कॉन्टिनेंटल शेल्फ से अपन लोग आगे गए तो एकदम आपको ढाल मिला, स्लोप मिला, इसे कॉन्टिनेंटल स्लोप कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद ये कॉन्टिनेंटल राइज वाला फीचर मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि रिवर्स वगैरह जो अपने सेडिमेंट लाती हैं वो यहाँ पे आके डिपॉजिट कर देती हैं। डिपॉजिट करने के बाद वो सी वेव्स के माध्यम से पानी के साथ बह के आगे चले जाते हैं। अब वो स्लोप पे तो रुक नहीं पाएंगे, नीचे जाके ओशियन बेड पे जाके वो जमा होने लगते हैं। और जमा होते होते एक समय के बाद थोड़ी ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं, थोड़े उठे हुए होते हैं। देखो ये थोड़े उठे हुए हैं, ये देखो पूरा हिस्सा ये वाला, ये हिस्सा उठा हुआ आपको दिख रहा होगा। तो इसी को अपन लोग अब कह रहे हैं कि राइज, कॉन्टिनेंटल राइज, महाद्वीपीय उत्थान। तो ये डिपॉजिट वाला फीचर है। कौन सा? डिपॉजिट। कोई पूछ ले कि कॉन्टिनेंटल राइज किस प्रकार का फीचर दिखाते हैं, किस प्रकार से बने हुए हैं, तो वो डिपोजिशन से बने हुए हैं, नदियों के द्वारा लाए गए सेडिमेंट के जमा होने से बने हुए हैं। तो डिपोजिशनल प्रकार का फीचर्स दिखाते हैं। तो आपको इनको सीक्वेंस वाइज भी याद रखना है। सबसे पहले हमें मिलने वाले हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप, उसके बाद कॉन्टिनेंटल राइज। ये तीन आपको एकदम से क्रमवार याद रखने हैं, क्रम से। अब इन तीनों के बाद नेक्स्ट जो मिलने वाला है वो है अपना एबिजल प्लेन। एबिजल प्लेन। अब ये एबिजल प्लेन जो मिल रहा है वो ओशियनिक क्रस्ट पे मिल रहा है। यहाँ से समुद्र का जो क्रस्ट है, भूपर्पटी है, वो शुरू हो चुकी है। ओशियन क्रस्ट शुरू हो चुका है वहां से। तो एबिजल प्लेन को आप कह सकते हैं समुद्री मैदान, समुद्री मैदान। और ये एबिजल प्लेन डीप सी प्लेन का समानार्थी है। डीप सी प्लेन, डीप सी प्लेन, गहरे समुद्री मैदान। तो ये एबिजल प्लेन मिलने वाला है आपको। तो आपके अब तक 4 टर्म हो चुके हैं क्लियर। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज। राइज के बाद फिर एबिजल प्लेन या डीप सी प्लेन या समुद्री मैदान। इन सबको देखने के बाद जब समुद्र में आप और अंदर जाएंगे ओशियन में, तो आपको और स्थलाकृतियां देखने को मिलने वाली हैं। उसके बाद आपको मिलने वाली हैं सी माउंटेन, जो ज्वालामुखी से बने हुए हैं। अगर इस प्रकार के माउंटेन समुद्र के अंदर हैं, पानी के अंदर हैं, तो कहेंगे हम सी माउंटेन। लेकिन वही अगर उत्थान हो के पानी के बाहर आ गए, समुद्र से बाहर दिखने लगे, तो उसको बोलेंगे आइलैंड या वोल्केनिक आइलैंड। क्लियर? समुद्र के अंदर है तो क्या है? सी माउंट, समुद्री पर्वत। अगर वो समुद्र से बाहर आ गया, महासागर से बाहर आके ऊपर तुम्हें ये चोटियां इस प्रकार की दिखने लगी, तो यही एक दिन आइलैंड का रूप धारण कर लेंगे। तो हम इनको कहेंगे आइलैंड। लेकिन ये बने किससे हैं? वोल्केनो से बने हैं। इनका फॉर्मेशन वोल्केनो ने किया है, ज्वालामुखी ने किया है। तो इनको हम कहेंगे वोल्केनिक आइलैंड। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट वन जो आपको मिलने वाला है वो है ओशियनिक रिज, या कहें तो मिड ओशियनिक रिज, मध्य महासागरीय अकटक। मध्य महासागरीय, महासागरीय कटक, ये आपको मिलने वाली है। अब मैं आपसे पहले तो मैं ये आपको पढ़ा चुका हूँ अब पिछली क्लासेस में। और अगर आपको याद हो तो आप ये बताओ कि मध्य महासागरीय अकटक है जो रिज है, उसका फॉर्मेशन किस प्रकार हुआ है? प्लेटों के कन्वर्जेंस से हुआ है या प्लेटों के डाइवर्जेंस से हुआ है? अभिसरण से हुआ है या अपसरण से हुआ है? तो आपको भाई पता है पहले से ही, क्योंकि मैं पिछली जो अपनी थी क्लासेज मैं उनमें बता चुका हूं आपको। तो आप बता देंगे तुरंत कि सर ये जो आपकी रिज है, रिज
इनका निर्माण प्लेटों के डाइवर्जेंस से हुआ है। किससे? डाइवर्जेंस से हुआ है, अर्थात दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, उनमें जो गैप क्रिएट हुआ है दूर जाने के बाद, ये वाला, यही है रिज, मिड ओशियनिक रिजेस। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हो, तो बीच में जो गैप क्रिएट हुआ है उसी को कह रहे हैं रिज या अकटक हिंदी माध्यम। तो मिड ओशियनिक रिजेस हमें मिलने वाली हैं, लेकिन उनका फॉर्मेशन डाइवर्जेंस की प्रक्रिया द्वारा हुआ है। अब रिज के बाद नेक्स्ट वन अपनी जो स्थलाकृति मिलने वाली है वो है ट्रेंच। क्या है? ट्रेंच। ये रही ट्रेंच। अब मैं इसमें भी पूछूं आपको, ट्रेंच में, ट्रेंच मतलब गर्त। गर्त, अरे मारियाना गर्त सुना होगा आपने, 11,022 मीटर गहरी है, जो विश्व की सबसे गहरी गर्त है, मारियाना ट्रेंच, फिलीपींस के पास। उनको भी अभी सबको देखने वाले हैं। लेकिन गर्त बनते किस प्रकार से हैं पहले बता चुका हूं आपको, बट लेकिन एक बार और। तो आप कहेंगे कि सर गर्त जो हैं वो कन्वर्जेंस में बन रहे हैं। जब दो प्लेटें, एक प्लेट है, आपस में टकरा रही हो, आपस में टकरा रही हो, कन्वर्ज कर रही हो, अभिसरण कर रही हो, तो एक प्लेट अंदर जाएगी इनमें से, तो भारी होगी वो, एक प्लेट अंदर जाएगी, तो ये जो जगह बन रही है, ये जो गहराई बन रही है, इसी को बुला रहे हैं अपन लोग ट्रेंच, गर्त। तो ट्रेंच का फॉर्मेशन कन्वर्जेंस के दौरान होता है, अभिसरण के दौरान होता है। अब दुनिया में कितनी ट्रेंचे हैं, मुख्य जो ट्रेंचे हैं उनको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आती रहती है मैच द कॉलम करके। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग बना लो, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में उपस्थित जितनी भी ट्रेंचेज हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, उनको अब पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में आती रहती हैं। अब मैच द कॉलम करके या फिर ऑप्शन में दे दिया, बताओ क्यूरल ट्रेंच कहाँ पे स्थित है, फिर जो है बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। नया नया सा लगता है जीवन में, कभी सुनी ही नहीं है क्यूरल ट्रेंच। तो कर्माडेक टोंगा ट्रेंच, एलुसियन ट्रेंच, पोर्टोरिको ट्रेंच, तो लगता है कि पता नहीं क्या नया हो गया जीवन में। तो उसके लिए आप इन्हें याद कर लो। तो सबसे पहले हेडिंग बनाओ, पैसिफिक ओशियन ट्रेंचेज, प्रशांत महासागरीय गर्त। प्रशांत महासागर में आपको जो गर्त मिलने वाली है वो तो मारियाना ट्रेंच आपकी है, वो तो भाई जग जाहिर है और सभी जानते हैं मारियाना ट्रेंच को। आप लिखो सबसे पहले क्यूरिल ट्रेंच, क्यूरिल, क्यूरिल ट्रेंच, जापान के नॉर्थ में, जापान के नॉर्थ में मिलने वाली है, नॉर्थ में, जापान के नॉर्थ में क्यूरिल हो गया। उसके बाद लिखो आप रियुक्यू ट्रेंच, रियुक्यू, रियुक्यू ट्रेंच कहाँ पे मिलने वाली है? जापान के साउथ में। देखो जापान के पास दोनों ट्रेंचेस मिल रही हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्शन याद रखेंगे तो और थोड़ा बेटर रहेगा। अगर एग्जामिनर और थोड़ा डीप में जाता है तो हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमको पता है क्यूरिल ट्रेंच जापान के नॉर्थ में मिल रही है और रिक्यू ट्रेंच जापान के साउथ में मिल रही है, जापान के साउथ में। तो क्यूरिल हो गया जापान के नॉर्थ में, रिक्यू हो गया जापान के साउथ में। नेक्स्ट वन इज मारियाना ट्रेंच, लिख लो मारियाना, और जिसको पता ना हो वो। नेक्स्ट वन है फिलीपीन ट्रेंच, जो फिलीपींस में मिल रही है। कौन सी? फिलीपीन ट्रेंच। नाम से ही पता है कि फिलीपींस के आसपास होगी कहीं, लिखने वाली बात ही नहीं है इसमें। मारियाना ट्रेंच के आगे आप लिख लीजिए फिलीपींस। मारियाना ट्रेंच जो है ये फिलीपींस के पास है। किसके पास है? फिलीपींस के पास, लिख के रखिए। तो आपकी क्यूरिल हो गई, रिक्यू हो गई, मारियाना हो गई, फिलीपीन हो गई, और जापान ट्रेंच, तो वो तो नाम से ही पता है कि जापान के पास है कहीं, जापान ट्रेंच, उसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट वन आप लिख लो, प्रशांत महासागर की गर्तों को नोट कर रहे हैं हम, ये अटलांटिक और हिंद में ना चले जाना। तो प्रशांत महासागर के गर्त में नेक्स्ट में लिखिए कर्माडेक टोंगा ट्रेंच। अरे जिस दिन एग्जाम में आ गई अब तारे गिनोगे,
क्योंकि ये कुछ ऐसी ट्रेंचेज हैं जिनको कोई बताता तो है नहीं, लेकिन जब एग्जाम में आ जाती है फिर गिन रहे होते हैं छत। तो लिख लो कर्माडेक टोंगा ट्रेंच। ये कहाँ मिल रही है आपको? न्यूजीलैंड के नॉर्थ में। न्यूजीलैंड के नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन आप जो है नॉर्थ में लिख लीजिए, न्यूजीलैंड के नॉर्थ में कर्माडेक टोंगा ट्रेंच। नेक्स्ट वन लिखिए आप इसी में प्रशांत महासागर में ही, एलुसियन ट्रेंच। कौन सी? एलुसियन ट्रेंच। एलुसियन ट्रेंच आपकी ये जो है ट्रेंच, ये आपको मिल रही है अलास्का के पास। अलास्का के पास, अलास्का, यहाँ पे जो अलास्का रीजन है इसके पास मिल रही है आपको एलुसियन ट्रेंच। लिख ली भाई। एलुसियन ट्रेंच के पास आप लिखिए पेरूचिली ट्रेंच। और पेरू चिली तो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे पेरू और चिली जो देश हैं उनके पास जो ट्रेंचेस मिल रही हैं उसको कह रहे हैं पेरू चिली ट्रेंच। तो कोई फायदा ही नहीं है लिखने का, बस ये तो अपने आप याद होगी। तो एक बार और देख लेते हैं प्रशांत महासागर में मिलने वाले गर्त। सबसे पहला है क्यूरिल, जापान के नॉर्थ में। ryukyu जापान के साउथ में। जापान ट्रेंच जापान में। मारियाना ट्रेंच फिलीपींस में। फिलीपीन ट्रेंच फिलीपींस में। और कर्माडेक टोंगा ट्रेंच न्यूजीलैंड के नॉर्थ में। एलुसियन ट्रेंच अलास्का के पास। और आपका पेरूचिली ट्रेंच पेरू के पास। क्लियर? अब इसके बाद आप हेडिंग बना लो अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर में केवल आपको एक ही ट्रेंच पढ़नी है, पोर्तो रिको। कौन सी? पोर्तो रिको ट्रेंच। पोर्तो रिको लिख ली। अब पोर्तो रिको ट्रेंच के बाद आप आ जाओ इंडियन ओशियन में। और इंडियन ओशियन में एक ट्रेंच को याद रखो, जावा ट्रेंच, जो इंडोनेशिया के जावा द्वीप के पास मिलती है। इंडोनेशिया देश है, उसका एक द्वीप है जावा, उस जावा के पास आपको मिलेगी जावा ट्रेंच। नाम से ही क्लियर है, जावा के पास जावा ट्रेंच। तो ये आपकी हो गई ट्रेंचेज। अब इसके बाद ये देख लो आप, ये आपकी जो संरचना आपको दिखाई दे रही है सी माउंट वाली या वोल्केनिक आइसलैंड वाली। तो अगर वॉइसलैंड, ये आपका वोल्केनिक आइसलैंड जो है, आइलैंड जो है, अगर इस वोल्केनिक आइलैंड का इरोजन हो जाए, लहरें जो हैं सी वेव्स जो हैं और इनको इरोड कर दें, अपरदित कर दें यहाँ से या यहाँ से, काट दें अलग पानी की लहरें इनको, या सी माउंट को इरोड कर दें, तो फिर जो स्थलाकृति बनने वाली है उसे क्या बुलाएंगे? तो सी माउंट के या वोल्केनिक आइलैंड के इरोड होने के बाद जो स्थलाकृति मिलने वाली है उसे बुलाएंगे अपन लोग गोट। लिख लो भैया, गोद। गोद बुलाएंगे इसको जो है। अब ये आपका सी माउंट है, दिख रहा है आपको, ये आपका वोल्केनिक आइलैंड है क्योंकि पानी से इसका ये हिस्सा बाहर आ रहा है महासागर से। अगर इनका इरोजन हो जाए, इरोड हो जाए ये दोनों, कोई यहाँ से मान लो या यहाँ से मान लो, कहीं से भी, उसके बाद जो स्थलाकृति बन रही है आपकी उसे कह रहे हैं गुयोट या गुयोट। तो सी वेव्स के माध्यम से सी माउंट या वोल्केनिक आइलैंड के इरोड होने से जो स्थलाकृति बन रही है उसको कह रहे हैं गुयोट। और देखो ये गुयोट का इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि जितने भी कोरल रीफ्स वगैरह होते हैं ना, सब इनके आसपास ही डेवलप होते हैं। क्योंकि कोरल रीफ्स को भी डेवलप होने के लिए कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए, सरफेस चाहिए उनको पैर जमाने के लिए, तो वो इन गुयोट के आसपास डेवलप होते हैं। या कोरल रीफ्स क्या होते हैं ये देख लो, ये हैं आपके कोरल रीफ्स जो समुद्र में मिलने वाले हैं। ये भी एक प्रकार का वेजिटेशन ही तो है, वनस्पति ही तो है, जो समुद्र के अंदर मिल रही हैं। और एक दो इमेज और देख लो भाई, लो और देखो, ये समुद्र के अंदर की स्थिति है, ये देख लो भाई, ये सब समुद्र के अंदर की स्थिति है इस तरह के। और ये कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। ये गोट के आसपास जो है
डेवलप होते जाते हैं, कैल्शियम भाई कार्बोनेट जो है छोड़ते जाते हैं और अपना विस्तार करते जाते हैं। ये देख लो भाई। और फील आना चाहिए क्या होता है भाई कोरल रीफ्स, ये इस तरीके से ये देख लो। बहुत प्रकार की होती है। ये अपना जो है इन्वायरमेंट में एक सेपरेट लेक्चर है। इसमें आप जो है कोरल ब्लीचिंग के बारे में और कोरल्स के बारे में वो सब बहुत विस्तार से पढ़ते हैं, तो वहां पे जाके इसको देखेंगे। फिलहाल समझने वाली बात क्या थी कि कोरल रीफ्स जो है गोट के आसपास डेवलप होते हैं। गोट क्या है? सी माउंट या वोल्केनिक आइलैंड का इरोडेड पैटर्न। और अगर इसी प्रकार के गोट्स आपको एक समूह में मिल जाए, एक गोट यहाँ, एक गोट यहाँ, एक गोट यहाँ, एक गोट यहाँ, 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 तो ये जो स्थलाकृति बन रही है, ये जो टोपोग्राफी बन रही है, इसको अपन लोग कहेंगे अटोल। क्या कहेंगे? अटोल। ये देख लो इस तरीके से, ये इस तरीके से यहाँ पे जो है इतने सारे गोट इकट्ठे थे, उनके पास जो है कोरल रीफ्स वगैरह वो सब डेवलप हो गए। तो इस पूरी स्थलाकृति को कह रहे हैं अटोल। इस पूरी स्थलाकृति को कह रहे हैं क्या? अटोल। अटोल क्या है? ग्रुप ऑफ गोट, ग्रुप ऑफ गोट, ग्रुप ऑफ गोट। तो आपका अब तक कौन कौन से टर्म क्लियर हो चुके हैं भाई? शुरू करो और एकदम सीक्वेंस वाइज। तो सबसे पहले आपको मिलने वाला है वो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। उसके बाद मिलने वाला है आपको कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप के बाद मिलने वाला है आपको कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल राइज के बाद मिलने वाला है आपको एब्जल प्लेन। क्या मिलने वाला है? एब्जल प्लेन। और एब्जल प्लेन के बाद आपको क्या मिलने वाला है? इसको डीप सी प्लेन भी लिख लो। डीप सी प्लेन, डीप सी प्लेन भी कहते हैं इसको। इसके बाद फिर अपन लोगों ने देखा रिज, ट्रेंच। इन चार का सीक्वेंस रखना है याद बस। रिज हो गया आपका, ट्रेंच हो गया, उसके बाद आपका सी माउंट हो गया, सी माउंट। उसके बाद आपका वोल्केनिक आइलैंड हो गया, आइलैंड हो गया। और क्या देखा आपने? गोट देखा, गोट। अटोल देखा। तो अब तक इतनी सारी स्थलाकृतियां आपकी हो चुकी हैं। इतनी इतनी सारी स्थलाकृतियां आपकी हो चुकी हैं। अब अपन लोग जो है बेसिकली, ये तो जो अब तक अपन लोग संभाल रहे थे ये तो लड्डू चीज थी। ये तो बेसिक ज्ञान था कि हाँ पता होना चाहिए महासागर के अंदर अब कौन कौन सी चीजें हैं, क्या है, क्या मिलेगा जब हम कॉन्टिनेंट से महाद्वीप की तरफ जाएंगे। असली खेल अपना ओशिनोग्राफी का, समुद्र विज्ञान का अब शुरू होने वाला है। क्योंकि हमें ओशिनोग्राफी में ज्यादातर जो याद रखने वाली बातें हैं वो अपना जो है हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे ओशियन करंट। और ओशियन करंट को पढ़ने से पहले हमें दो चीजों का जानना बहुत आवश्यक है। वो दो चीजें कौन सी हैं? पहली तो आपकी है टेम्परेचर ऑफ द ओशियन। क्या है? टेम्परेचर ऑफ द ओशियन। टेम्परेचर को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद पढ़ना पड़ेगा हमें सैलिनिटी को। किसको? सैलिनिटी को। तो टेम्परेचर को सही प्रकार से जान के और सैलिनिटी को सही प्रकार से जान के अपन लोग जो है ओशियन करंट जो होते हैं, महासागरीय धाराएं, उनको सही से अब पढ़ पाएंगे। अगर इनका नहीं पता, क्योंकि ये टेम्परेचर और सैलिनिटी बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं इन करंट के मूवमेंट को, इनके डायरेक्शन को। तो हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा टेम्परेचर। टेम्परेचर किसका? समुद्र के पानी का, पानी की जो लेयर्स हैं उनका। ये जो आपको समुद्र का पानी दिख रहा है, ये इस पानी का टेम्परेचर क्या टेम्परेचर है, कहाँ से आता है, कितना होता है, सोर्स क्या है, और टेम्परेचर को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं, उन सबको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं समुद्र के पानी को, आम जीवन लड्डू जीवन, मैं समुद्र के पानी को दो तरीके से पढ़ सकता हूँ। एक तो आपका हॉरिजॉन्टल, दूसरा आपका वर्टिकल। और मुझे पता है मैं जैसे जैसे समुद्र की गहराइयों में जाऊंगा टेम्परेचर
कम होता चला जाएगा। लेकिन आप मुझे बताओ कि एक तो आपको हॉरिजॉन्टल पढ़ना है इस तरीके से, जो आपको सतह पे दिख रहा है पानी पानी दूर तक एकदम, जैसे आप समुद्र के किनारे गए तो खड़े हो गए, जो दूर तक आपको एकदम से दिख रहा है, उस पानी को पढ़ने की मैं बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे इस पानी के, एक तो ये ऊपर का तापमान, ये ऊपरी सतह का तापमान पानी के, और एक ये अंदर की सतह का तापमान। तो ये ऊपर की सतह का तापमान जो है इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल। क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल। और ये जो ऊपर से नीचे वाली स्थिति जो है इसे कहेंगे वर्टिकल। तो ये दो प्रकार के पानी का जो तापमान है उसको पढ़ने वाले हैं। अब जो है यहाँ आ जाओ, देखो ये आप मुझे एक चीज बताओ कि ये जो हॉरिजॉन्टल पैटर्न है पानी का, ये ज्यादा काम का है या ये वर्टिकल पैटर्न काम का है? तो आप कहेंगे कि सर अगर मुझे मॉइस्ट वार्म मॉइस्ट एयर मास बनवाना हो, एयर मास, तो मुझे ये हॉरिजॉन्टल वाला जो पैटर्न है पानी का ये काम में आने वाला है। अगर मुझे साइक्लोन्स को देखना हो तो भी यही, टेम्परेट साइक्लोन हो या ट्रॉपिकल साइक्लोन हो, कोई भी साइक्लोन हो, तो मुझे यही ऊपर वाला जो पानी है हॉरिजॉन्टल पैटर्न वाला वही मैं पढ़ने वाला हूँ। इवोपरेशन करवाना हो, बाष्पीकरण करवाना हो, तो भी यही इसी का रोल है। अगर प्रेसिपिटेशन हो जाए, रेनफॉल हो जाए, तो भी यहीं पे जो कुछ होने वाला है यही होने वाला है। तो मेरे हिसाब से जो है ये जो हॉरिजॉन्टल वाला पैटर्न है ये ज्यादा काम का है। लेकिन कभी कभी इस वर्टिकल जो पैटर्न है आपका, इसकी वजह से भी इस हॉरिजॉन्टल पैटर्न का तापमान चेंज हो जाता है। तो ये तापमान चेंज हो कैसे रहा है उसको पढ़ने के लिए हम ये वर्टिकल वाले का अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये हॉरिजॉन्टल वाला पैटर्न, जो आपको दिख रहा है ऊपर। अंदर तो आपको दिखने से रहा, जो आपको 50 100 200 मीटर तक समुद्र में दिख रहा है। आप यहाँ से गए, आपने समुद्र में मुंह डाल दिया अंदर को, फिर आप जो है वहां देखने लगे। तो ये जो एरिया जो ऊपर वाला है इसके तापमान को पहले पढ़ने वाले हैं, फिर इसके तापमान को ये वर्टिकल वाला पैटर्न कैसे इम्पेक्ट करता है फिर उसको देखेंगे। तो मैं अभी आपसे पूछूं कि ये जो आपका सी है, महासागर है, ओशियन है, इसमें जो पानी भरा हुआ है इसको ऊष्मा कहाँ से मिलेगी? इसको ऊष्मा कहाँ से मिलेगी? इसका टेम्परेचर इसको कहाँ से मिलेगा? तो आप कहेंगे सर इसको टेम्परेचर मिलने वाला है सूर्य से। तो इसका टेम्परेचर का मेजर सोर्स क्या हुआ? टेम्परेचर का मेजर सोर्स हुआ आपका सन। क्या हुआ? सन। तो इस महासागर को जो ऊर्जा मिल रही है, जो ऊष्मा मिल रही है, जो एनर्जी मिल रही है, जो हीट मिल रही है, वो किससे मिल रही है? किससे मिल रही है भाई? सूर्य से मिल रही है इसको पूरी ऊष्मा। अब इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को जो इम्पेक्ट करने वाले हैं, जो जो फैक्टर इम्पेक्ट करने वाले हैं उनको देख लेते हैं। इतना तो आपको पता हो ही गया कि इसका जो है द सन इज द प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इंसोलेशन। तो जो टेम्परेचर इनको प्राप्त हो रहा है उसका मेजर सोर्स क्या है? सन है, सूर्य है। लेकिन इस तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं ये भी तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो चलो देख लेते हैं एक बार। तो मुझे लगता है एक तो आपका यही है, सोलर रेडिएशन। क्या है? सोलर रेडिएशन, सूर्य से मिलने वाला सूर्यताप। सूर्य से जो सूर्यताप आ रहा है वही है। एग्जाम्पल, ये आपकी अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है। एक आदमी यहाँ खड़ा है ए पे, एक आदमी बी पे खड़ा है, एक व्यक्ति सी पे खड़ा है। अब मैं पूछूं कि भाई ये मैं इनको पूछूं तीनों को, भाई तुम्हारे यहाँ का जो ओशियन का पानी है उसका टेम्परेचर अब कितना है? इसको भी पूछूं और इसको भी, तो ये तीनों बताएंगे सर मेरे यहाँ थोड़ा गर्म है। ये कहेगा पोल वाला सर मेरे यहाँ थोड़ा ठंडा है। ये कहेगा कि सर मेरे यहाँ थोड़ा मॉडरेट है। क्यों है? ये लैटिट्यूड। तो सोलर रेडिएशन भी लैटिट्यूड के हिसाब से जो है अब पहुंचता है। तो एक इम्पैक्ट हो गया आपका लैटिट्यूड।
लैटिट्यूड के आधार पे ही सोलर रेडिएशन जो है वो वेरी कर रहा है। यहाँ पे आपको 0 डिग्री पे ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होगी, ज्यादा एनर्जी प्राप्त होने वाली है, इंसोलेशन ज्यादा मिलने वाला है। उसके मुकाबले जब आप हाई लैटिट्यूड्स पे जाओगे तो वही इंसोलेशन की मात्रा कम होने वाली है। जो तापमान ओशियन का यहाँ पे रहेगा वो यहाँ नहीं रहेगा, जो यहाँ पे होगा वो यहाँ नहीं रहेगा। इस प्रकार से दो फैक्टर हो गए आपके, एक तो हो गया आपका सोलर रेडिएशन, दूसरा हो गया लैटिट्यूड। लैटिट्यूड बढ़ाते जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, ये तो बेसिक ज्ञान है। तो यही दो फैक्टर हो गए, सोलर रेडिएशन और लैटिट्यूड। नेक्स्ट वन क्या हो सकता है भाई? विंड हो सकता है अपना, हवा हो सकती है। हवा कैसे हो सकती है कि यहाँ पे जो मान लो आपका ओशियन था, ओशियन में अब पानी भरा हुआ है। अगर मान लो यहाँ पे हवाएं इस तरीके से हैं तो ये यहाँ का जो पानी है उसको बहा के, ऊपर वाला जो गर्म पानी है उसको बहा के इस छोर पे ले आएंगी, यहाँ ले आएंगी। तो यहाँ पे पानी कहाँ से आएगा भाई? हम नीचे से पानी आएगा। तो जब नीचे से पानी आएगा तो नीचे का पानी है आपका ठंडा, तो यहाँ पे पानी हो जाएगा ठंडा और यहाँ पे हो जाएगा गर्म जमा। तो इस प्रकार से विंड भी टेम्परेचर को इम्पैक्ट कर सकती है। तो आपकी विंड हो गई है। और क्या हो सकता है भाई? टोपोग्राफी हो सकती है। टोपोग्राफी अर्थात उच्चावच। उच्चावच में आप कह सकते हैं कि एनक्लोज्ड वाटर बॉडी, एनक्लोज्ड वाटर बॉडी। ये क्या हुआ भाई? मतलब वाटर बॉडी जमीन से जो जमीन से चारों ओर से घिरी हो। देखो जैसे ये, यहाँ आ जाओ। अब ये जो आपका है मेडिटेरियन सी, ये आपका चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है। तो मेडिटेरियन सी का तापमान ज्यादा होगा अटलांटिक सी के मुकाबले, क्योंकि अटलांटिक सी बहुत ब्रॉड है, बहुत चौड़ा है। तो यहाँ पे उतना जमीन से घिरा तो है बट बहुत दूर है सर जो है लैंड मास। तो मेडिटेरियन सी का टेम्परेचर ज्यादा होगा अटलांटिक सी के मुकाबले या किसी अन्य ओशियन के मुकाबले जो स्थल मंडल से उतना नहीं घिरे। तो मतलब एक तो क्या हो गया आपका एनक्लोज्ड वाटर बॉडी, जो वाटर बॉडी लैंड मास से जितनी घिरी रहेगी उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट वन है इसका आपका शेप ऑफ द ओशियन। क्या है? शेप ऑफ द ओशियन। लिख लो भाई, शेप ऑफ द ओशियन। महासागर का आकार, कि उसका आकार किस तरीके का है। आकार मतलब ये भी बात वही हो गई कि जो जितना लैंड मास से ज्यादा घिरा रहेगा उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा। लैंड मास मुझे चाहिए, जहाँ पे लैंड मास की कमी है वहाँ का टेम्परेचर गिर जाएगा, डाउन होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, दोनों में कहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होगा, कहाँ का होगा कम, तो आप कहेंगे सर ए वाले पॉइंट पे लैंड मास ज्यादा लगा हुआ है यहाँ पे ये, जबकि बी वाले पॉइंट पे तो लैंड मास अवेलेबल ही नहीं है। तो ए वाले पॉइंट पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, बी वाले पे टेम्परेचर होगा कम। क्लियर? तो लैंड मास से कौन सा एरिया घिरा हुआ है उस हिसाब से भी टेम्परेचर वेरी करता है। जहाँ पे लैंड मास ज्यादा लगा रहेगा वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जहाँ पे लैंड मास होगा कम वहां पे टेम्परेचर भी कम। और क्या फैक्टर हो सकते हैं? और फैक्टर हो सकता है आपका अंडर वाटर वॉल्केनिक एक्टिविटी। अंडर वाटर वॉल्केनिक एक्टिविटी, जैसे कि अब पानी के अंदर जो आपका सी बेड था, जो ओशियन बेसिन था, वहां पे ज्वालामुखी का उद्गार हो जाए। अभी ज्वालामुखी का उद्गार होगा तो आपको पता है लावा मैग्मा जो भी है, राख कण, धूल कण और बहुत सारी ऊष्मा बाहर आने वाली है। जब ये ऊष्मा बाहर आएगी तो क्या ये नीचे वाला जो पानी है उसको इम्पेक्ट नहीं करेगी? उस पानी को गर्म करेगी, अर्थात उस पानी के टेम्परेचर में बदलाव करेगी। तो आपका एक तो फैक्टर हो गया ये। और क्या हो सकता है भाई? और कोई फैक्टर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। आइस कवर। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं, बहुत से क्षेत्र, जैसे ये आपका यहाँ पे अंटार्कटिका हो गया, ये आइसलैंड हो गया, ये क्षेत्र ऐसे हैं जो बर्फ से ढके हुए हैं। अब ये क्षेत्र बर्फ से ढके हुए हैं तो ये जब भी थोड़े थोड़े मेल्ट होंगे, ये क्षेत्र मेल्ट होंगे, पिघलेंगे, तो पिघलने के बाद इनका पानी हुआ
ठंडा। जब ये ठंडा पानी ओशियन में जाके मिलेगा तो उस पानी को भी थोड़ा जो इम्पेक्ट करेगा, उस पानी को भी ठंडा करेगा। तो महासागर के पानी में, ओशियन के पानी में परिवर्तन तो आएगा ना, चेंज तो आएगा। तो इस तापमान को प्रभावित करने में, चेंज करने में आइस कवर का भी बहुत बड़ा रोल है। किसका? आइस कवर का। और क्या फैक्टर हो सकता है भाई? अंडर वाटर वोल्केनिक एक्टिविटी हो गई, ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है। अब ह्यूमन एक्टिविटी कैसे? भाई आजकल आप सुन रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग भी तो मनुष्य ने की है, इंसान ने की है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस कवर जो है वो अब पिघलता जा रहा है। आइस कवर, हिमानी, हिमनद अब पिघलते जा रहे हैं, जिससे पिघलने से जो पानी है ये ओशियन में जाके मिलेगा, ओशियन का लेवल बढ़ेगा, ओशियन में पानी ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसके टेम्परेचर में भी परिवर्तन आएगा। तो ये ह्यूमन एक्टिविटी की, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी ओशियन के टेम्परेचर में परिवर्तन आता है। क्लियर? विंड हो गया, ओशियन करंट भी आपके हो सकते हैं, बट वो पढ़ेंगे आगे। तो इतने सारे आपके फैक्टर हो गए जो ओशियन के हॉरिजॉन्टल वाले टेम्परेचर को परिवर्तित कर सकते हैं। शेप ऑफ द ओशियन, वो एनक्लोज्ड सी या एनक्लोज्ड वाटर बॉडी, विंड हो गई आपकी, ह्यूमन एक्टिविटी हो गई, और वोल्केनिक एक्टिविटी हो गई अंडर ओशियन। अब इन सब के बाद अब अपन लोग पढ़ने वाले हैं वर्टिकल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशियन। मतलब महासागर के अंदर जो आपको तापमान मिलने वाला है उसका वर्टिकल पैटर्न। वर्टिकल पैटर्न आपको पता है, अभी तक अपन लोग यहाँ पे ओशियन का ये हॉरिजॉन्टल वाला पैटर्न जो है पढ़ रहे थे। इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? सूर्य से मिलेगी। लेकिन इस एनर्जी जो अभी तक यहाँ तक जो पूरे सरफेस को प्राप्त हो रही है उसमें कौन कौन से वेरिएशन आ सकते हैं, उस एनर्जी को, उस टेम्परेचर को कौन कौन प्रभावित कर सकता है, उन सारे फैक्टर्स को देखा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्टिकल वाले फैक्टर को। तो वर्टिकल वाले फैक्टर में क्या है? एक कंसेप्ट आता है आपका थर्मोक्लाइन। तो क्या है थर्मोक्लाइन बेसिकली? थर्मोक्लाइन क्या है? यहाँ आ जाओ, ये है। ये आपका मान लो पूरा ओशियन है, ये ओशियन की गहराई है। मैं जैसे जैसे नीचे जाऊंगा गहराई बढ़ती चली जाएगी। और ये आपका ओशियन का हॉरिजॉन्टल वाला पैटर्न है ये। तो आपके हॉरिजॉन्टल वाले पैटर्न पे मान लो कि टेम्परेचर आपका 20 से लेकर 24 के बीच में कोई 22 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर है ओशियन के पानी का। अब यहाँ पे 22 से 24 डिग्री तक या 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्यों है? क्योंकि इस पूरे सरफेस को इंसोलेशन प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है? इंसोलेशन। सूर्य से जो आने वाली ऊर्जा है, जो एनर्जी है, सूर्य ताप है, वो सरफेस को प्राप्त हो रहा है। लेकिन सूर्य की किरणें क्या ओशियन के बेड तक, बेसिन तक जा पाएंगी? नहीं जा पाएंगी। वो कोई आपका यहाँ पे 100-200 मीटर जाके, 100-200 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर जाके तो खत्म हो जाएंगी। जब वो खत्म हो जाएंगी, सूर्य ताप नहीं पहुंच पाएगा, तो उसके नीचे का पानी तो आपको एकदम ठंडा मिलने वाला है। मिलने वाला है कि नहीं? तो ओशियन के नीचे का पानी आपको एकदम ठंडा मिलने वाला है। लेकिन वो पानी एकदम से तो ठंडा नहीं हो जाएगा। जहां तक ये सूर्य की किरणें पहुंची, उसके बाद सूर्य की किरणें पहुंचना बंद। इस तरह से मान लो आपको ये कोई दो कमरे हैं, इसमें प्रकाश है एकदम, इसमें प्रकाश है, आपको दिख रहा था, आप आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही आप इस कमरे से इस कमरे में गए, आपको एकदम अंधेरा मिला, एकदम अंधेरा। तो थर्मोक्लाइन बेसिकली इसी तरह का एक पैटर्न है, जहाँ पे सूर्य ताप आना बंद हो जाता है और एकदम अचानक से रैपिड डिक्रीज होता है टेम्परेचर में, तापमान एकदम जोर से गिरता है, अत्यधिक तीव्रता से तापमान कम होता है। किसका? ओशियन वाटर का। ओशियन वाटर का तापमान एकदम तीव्रता से कम होता है। इसी कमी को अपन लोग थर्मोक्लाइन कह रहे हैं। थर्मोक्लाइन, थर्मो माने तापमान, क्लाइन माने गिरना, तापमान का गिरना। एक ऐसा क्षेत्र
जहां से समुद्र का तापमान या ओशियन महासागर के पानी का तापमान अत्यधिक तीव्रता से कम होता है, उस क्षेत्र को थर्मोक्लाइन कहते हैं। उस क्षेत्र को थर्मोक्लाइन कहते हैं। अब इसके लिए ये आ जाओ डेफिनेशन। इट्स टेम्परेचर ड्रॉप्स gradually until you reach a specific depth where the temperature decrease rapidly. This rapid change in the temperature mark the thermocline. Mark the thermocline. और देख लो एक और चीज, this boundary region from where there is a rapid decrease of temperature is called the thermocline. ये तो हो गया आपका किताबी ज्ञान, लेकिन इसको आप समझोगे कैसे? तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बना के देता हूं। डायग्राम तो आपका ये है, आपके सामने ये रहा। अब इस डायग्राम में यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से लेकर 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक है तापमान, और ये गहराई है आपकी, गहराई है। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तापमान में कमी आती जाएगी। लेकिन ये जो आपको एरिया है, यहाँ से यहाँ तक आपकी सनलाइट की अवेलेबिलिटी है। सनलाइट आ रहा है तो टेम्परेचर यहाँ पे स्थिर होगा। हाँ चलो ठीक है, सूर्य से जो ऊर्जा मिल रही है उसके हिसाब से वहाँ का टेम्परेचर होगा जो भी रहा हो, 20 डिग्री 22 डिग्री 24 डिग्री रहा होगा। लेकिन जहाँ अब ये सूर्य की किरणें इस पॉइंट के बाद पहुंचना होंगी बंद। जैसे ही सूर्य की किरणें बंद हुई, उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप एक उजाले वाले कमरे से अंधेरे वाले कमरे में घुसे, एकदम अंधेरा था, इसी प्रकार से जब यहाँ पे सूर्य की एनर्जी नहीं मिली तो इसका तापमान एकदम ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ, एकदम रैपिडली, बहुत तेज। तो इस पूरे एरिए को, ये जहाँ से तापमान एकदम से डिक्रीज हुआ है, गिरा है, इसी को कह रहे हैं अपन लोग थर्मोक्लाइन। इसके बाद फिर तापमान थोड़ा कांस्टेंट होना शुरू हो जाएगा। नेगेटिव में मत लेके जाना कि तुमने लाइन को आर पार कर दिया, वो नेगेटिव में नहीं जा पाएगा, क्योंकि नीचे जो है पानी का प्रेशर वगैरह भी होता है। प्रेशर होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट जो है बना रहता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री तक रहता है। माइनस में टेम्परेचर बिल्कुल नहीं जाएगा। तो यही क्षेत्र जहां पे सूर्य लाइट के न पहुंचने की स्थिति से तापमान में अचानक से बहुत तीव्रता से कमी आती है, उसी क्षेत्र को मैं थर्मोक्लाइन बुला रहा हूं। अब इसका यूज क्या है थर्मोक्लाइन का, भाई पढ़ क्यों रहे हैं? तो इसकी वजह मैं आपको बताता हूं। मैं एक डायग्राम आपको बना के देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज क्या है। तो इसका यूज तो ये है, एक तो आपका ये रहा डायग्राम, और एक आपको आइए देखिए, थोड़ा रुकिएगा क्योंकि थोड़ा कंसेप्चुअल है, और एक बार समझ गए फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली तुम्हें। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा रुक के चलिएगा। ये आपका पानी है, नॉर्मल बना रहा हूँ अभी डायग्राम, क्योंकि इस टेम्परेचर को अभी तक मान लो कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है एकदम से। ये पानी हो गया आपका सरफेस वाला, और ये आपका पानी हो गया नीचे वाला, जो उसमें अंदर ओशियन भरा हुआ है। और ये बीच में ऐसा क्षेत्र जहाँ से तापमान अचानक गिर रहा है, जहाँ पे सूर्य लाइट की अवेलेबिलिटी नहीं है, वो क्षेत्र। इसी प्रकार से यहाँ पे वो क्षेत्र जहाँ पे तापमान गिर रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, उसे क्या बुला रहे थे अपन लोग? उसे बुला रहे थे क्या? थर्मोक्लाइन। अब इमेजिन करना, आप लोग इमेजिन करना क्या है बताता हूँ अभी। ये आपका है डायग्राम ए, और ये है आपका बी। डायग्राम ए और बी। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे बेस्ट, ये आपका ट्रॉपिकल एरिया वाला डायग्राम है, ट्रॉपिकल एरिया वाला। अब इस ट्रॉपिकल एरिया वाले डायग्राम में हवाएं चलती हैं ईस्टर्ली,
ईस्ट से हवाएं आती हैं, ईस्टर्ली हवाएं चलती हैं। और ये आपका मान लो कि मिड लेटीट्यूड वाला या टेम्परेट वाला एरिया है, टेम्परेट वाला एरिया। यहाँ पे हवाएं चलती हैं वेस्टर्ली, जो वेस्ट से आती हैं। तो ये हवाएं इस पानी के मूवमेंट को नियंत्रित नहीं करेंगी। ये ईस्टर्ली इस पानी को बहा के अपने साथ ले जाना चाहेंगी, वेस्टर्ली इस तरफ के पानी को, इस पानी को अपने साथ बहा के ले जाना चाहेंगी। तो क्या थर्मोक्लाइन आपको कहीं भी इस आदर्श स्थिति में मिलने वाला है कि एकदम से जो है बिल्कुल आदर्श वाला हो? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी का मूवमेंट भी तो हो रहा है। जब पानी का मूवमेंट हो रहा है तो आपका ये थर्मोक्लाइन भी तो वेरी करेगा। अब वो किस तरह से वेरी करेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ इस तरीके से आपके साथ चीजें होने वाली हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि जो गर्म पानी आपका है, गर्म पानी ये किनारों पे इकट्ठा हो चला है। किस पे? किनारों पे। क्योंकि यहाँ पे ईस्टर्ली हवाओं का इन्फ्लुएंस है। किसका इन्फ्लुएंस है? ईस्टर्ली का। जब ईस्टर्ली का इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, तो वो अपने साथ जो ये सरफेस वाटर है ओशियन का, उसको बहा के ले जाएगी। और ये जो मैंने लाल रंग से बनाया है ना, वो गर्म पानी है। और जो ब्लैक से बनाया है वो आपका थर्मोक्लाइन है। और जो येलो से बनाया है वो आपका ठंडा पानी है। तो अब बताओ मुझे यहाँ पे, ये आपका रहा थर्मोक्लाइन। क्या है आपका ये? थर्मोक्लाइन। वैसे तो आपकी आदर्श स्थिति ये रहने वाली थी। कौन सी वाली? ये वाली। और ट्रॉपिकल पे भी ये होता अगर हवाओं का इन्फ्लुएंस ना हो तो। हवाओं का इन्फ्लुएंस ना हो तो ये आदर्श स्थिति है। ऊपर का पानी आपका गर्म, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट की अवेलेबिलिटी है, तो ये पानी गर्म। इसके बाद सनलाइट की अवेलेबिलिटी हो गई बंद, तो ये आपका एकदम यहाँ से यहाँ तक एकदम रैपिडली डिक्रीज आया। किसमें? टेम्परेचर में। ये आपका हो गया थर्मोक्लाइन। उसके बाद फिर जो है तापमान कांस्टेंट हो गया और ये नीचे ठंडा पानी है। लेकिन अब हवाएं इस तरीके से तो नहीं है। ये तो आदर्श स्थिति हो गई जो है, कहीं भी ये भी दोनों आदर्श स्थिति हैं। लेकिन हवाएं चलती हैं इक्वेटर पे, और ट्रॉपिकल एरिया में ईस्टर्ली हवाएं चलती हैं। तो ईस्टर्ली हवाएं इस पानी को, इस सरफेस वाले वाटर को अपने साथ मूवमेंट नहीं कराएंगी, इस सरफेस वाटर को अपने साथ ले जाएंगी। जब इस सरफेस वाटर को हवाएं अपने साथ ले जाएंगी तो ये हवाएं, पानी यहाँ पे स्टोर होगा। कहाँ पे? ये तो ईस्ट हो गया आपका, ये वेस्ट हो गया। तो ओशियन के वेस्ट में आपका पानी इकट्ठा हो जाएगा, गर्म पानी। जब ओशियन के वेस्ट में आपका गर्म पानी इकट्ठा हो रहा है, क्यों? ईस्टर्ली हवाओं के इन्फ्लुएंस में। तो यही मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दिया है, ए और ये बी। यहाँ पे ईस्टर्ली हवाएं हैं और यहाँ पे वेस्टर्ली हवाएं हैं। तो ये हवाएं पानी का मूवमेंट करवा रही हैं, पानी को अपने साथ ले जा रही हैं। तो गर्म पानी ये यहाँ पे इकट्ठा हो गया इस तरीके से। यहाँ पे ये साइड आपकी कॉन्टिनेंट की वेस्ट है, सॉरी ओशियन की, ओशियन की वेस्ट है और ये ओशियन का ईस्ट है। तो अभी कोई तुमसे कहे ये ट्रॉपिकल एरिया का डायग्राम है और वो टेम्परेट एरिया का डायग्राम है, तो ये गर्म पानी जब यहाँ इकट्ठा हो गया तो बेसिकली आपका जो थर्मोक्लाइन है वो डेप्थ में चला जाएगा, और इधर ईस्ट साइड में वो थर्मोक्लाइन शैलो रीजन में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि जब यहाँ से ये गर्म पानी हटा तो पानी की यहाँ पे कमी हुई, कमी हुई तो नीचे से अपवेलिंग द्वारा, पानी के उद्वेलन द्वारा पानी यहाँ पे ऊपर आ गया। नीचे से कौन सा पानी आया? नीचे से आया ठंडा पानी। इस ठंडे पानी के ऊपर आने से ये जो थर्मोक्लाइन में चेंजेस आया। थर्मोक्लाइन यहाँ पे आपका डेप्थ में हो गया और यहाँ पे शैलो रीजन में हो गया। क्यों? ईस्टर्ली विंड के कारण पूरा यहाँ का गर्म पानी यहाँ आके यहाँ इकट्ठा हो गया।
अब इकट्ठा हो गया तो यहाँ से फिर नीचे से पानी आया नया वाला, उसने आके यहाँ पे ठंडा पानी कर दिया। जब यहाँ पे ठंडा पानी है तो यहाँ पे आपको थर्मोक्लाइन मिल जाएगा ऊपर, यहाँ पे गर्म पानी है तो यहाँ पे आपको थर्मोक्लाइन मिलेगा नीचे। नीचे तो थर्मोक्लाइन कहीं भी कांस्टेंट नहीं रहता, मतलब एक समान आदर्श स्थिति में नहीं होता, वो ठंडे या गर्म पानी के आधार पे ऊपर नीचे होता रहता है। अब ऐसे ही ये आपका है डायग्राम, ये आदर्श स्थिति थी, लेकिन यहाँ से वेस्टर्ली हवाएं आई, यहाँ से वेस्टर्ली, और ये वेस्टर्ली हवाएं इस पानी को अपने साथ बहाने लगी, सरफेस वाटर को बहाने लगी, तो उन्होंने ओशियन के यहाँ पे ये टेम्परेट वाले एरिया की बात हो रही है, मिड लेटीट्यूड वाले एरिया जहाँ पे वेस्टर्ली हवाएं चलती हैं, वेस्टर्ली, तो ये ओशियन का ईस्ट है, ये ओशियन का वेस्ट है। अब इन दोनों में कंफ्यूजन होना, तो जहाँ पे वेस्टर्ली हवाएं चलती हैं वो पानी को ओशियन के ईस्ट हिस्से में जाके जमा करेंगी। तो जब इस हिस्से में यहाँ पे गर्म पानी है और यहाँ पे ठंडा पानी हो गया जो वेस्ट में, तो थर्मोक्लाइन ईस्ट भाग में डीप में होगा, डीप डेप्थ में होगा, जबकि यहाँ पे वेस्ट हिस्से में ओशियन के वेस्ट में ये थर्मोक्लाइन शैलो रीजन में होगा। लेकिन हमें टेम्परेट रीजन वाले थर्मोक्लाइन को पढ़ने की उतनी आवश्यकता नहीं है, ये तो मैंने केवल समझाने के लिए बना दिया था। अब आपकी समझ में आ गया कि थर्मोक्लाइन क्या होता है, लेकिन इसका अब काम क्या है वो भी तो भैया आपको देखना है, तो उसको एक बार मैं अच्छे से बता देता हूँ कि इसका काम क्या है। मैं एक डायग्राम बना के, ये मान लो अपना कॉन्टिनेंट है, उसके बाद ये ओशियन है आपका, इधर भी कोई कॉन्टिनेंट है। अब ये ओशियन है तो यहाँ पे वो पानी भरा हुआ है, और मान लो ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ कौन सा, ट्रॉपिकल रीजन वाला, मैं ट्रॉपिकल रीजन वाला डायग्राम यहाँ पे आपके लिए बना रहा हूँ, ट्रॉपिकल रीजन वाला। तो ये हो गया आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये ओशियनिक क्रस्ट, ये भी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ये ट्रॉपिकल वाले एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रॉपिकल वाला एरिया। यहाँ पे ये, यहाँ पे हवाएं अब कौन सी चलती हैं, ईस्टर्ली हवाएं चलती हैं ट्रॉपिकल एरिया में, तो ये पानी अपने साथ गर्म पानी इस तरीके से बहा के लाएंगी, तो इस पूरे क्षेत्र में गर्म गर्म पानी हो जाएगा। उसके बाद जब गर्म पानी होगा तो थर्मोक्लाइन की स्थिति भी इसी प्रकार की होने वाली है, इसी प्रकार की स्थिति होने वाली है थर्मोक्लाइन की। अब इसके नीचे कौन सा पानी आएगा, ठंडा पानी आ जाएगा यहाँ पे। अब मुझे बताओ, ये तो क्या है आपका, ये ये है आपका ओशियन, तो ओशियन का ये ईस्ट हो गया, ये ओशियन का वेस्ट हो गया, लेकिन ये है आपका कॉन्टिनेंट, तो कॉन्टिनेंट का ईस्ट ये हो गया और कॉन्टिनेंट का वेस्ट ये हो गया। फील लेने के लिए, या तो समझ गए होंगे आप, न समझे हो तो मैं यहाँ पे आपको हम्म, बता दे रहा हूँ। देखो ये आपका क्या है, ओशियन है ये, तो ओशियन का ये ईस्ट है, ये ओशियन का वेस्ट है, लेकिन वहीं पे ये आपका है कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो इन चीजों को याद रखना है एकदम से, ये कॉन्टिनेंट का ईस्ट, ये कॉन्टिनेंट का वेस्ट, लेकिन वहीं पे तुरंत उल्टा हुआ जा रहा है, ये ओशियन का ईस्ट है और ये ओशियन का वेस्ट है। तो इससे हमें समझना क्या है कि ओशियन वर्ड से वो पूछ रहा है या कॉन्टिनेंटल वर्ड से पूछ रहा है, वो ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो जो कॉन्टिनेंट का ईस्ट है वही हिस्सा ओशियन का वेस्ट है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। कॉन्टिनेंट का ईस्ट भाग वो ओशियन का वेस्ट भाग है, पश्चिमी छोर है, जो कॉन्टिनेंट का पूर्वी छोर है वही ओशियन का पश्चिमी छोर है। तो इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी है। तो अब आया अपनी उसी स्लाइड पे, ये रही। अब समझना क्या है कि जब ईस्टर्ली हवाएं यहाँ से आएंगी, यहाँ पे गर्म पानी हो गया यहाँ पे, तो आपको पता है कि गर्म पानी से ही वार्म, कौन से वार्म मॉइस्ट एयर मास बनते हैं। तो ये
वार्म मॉइस्ट एयर मास किससे बनते हैं? गर्म पानी से। साइक्लोन्स किससे आते हैं? तो आप कहेंगे सर साइक्लोन्स भी गर्म पानी से आते हैं। गर्म पानी होगा, ओशियन के पानी का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होगा तो साइक्लोन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो गर्म पानी साइक्लोन को भी प्रमोट करता है। अब साइक्लोन को प्रमोट करता है तो अभी क्वेश्चन वो पूछ ले तुमसे घुमा के कि साइक्लोन्स आर एसोसिएटेड विद डीप डेप्थ ऑफ थर्मोक्लाइन। आपको पता है यहाँ पे गर्म पानी है, इकट्ठा हो गया है, थर्मोक्लाइन डीप में चला गया है, गहराई में, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक तो गर्म पानी था। थर्मोक्लाइन तो वही एरिया है जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुंच रहा, गर्म पानी खत्म जो है उसके बाद एकदम तापमान में गिरावट आई है, वहां से आपका थर्मोक्लाइन शुरू होगा। तो यहाँ पे थर्मोक्लाइन आ गया नीचे, लेकिन उसका उल्टा यहाँ पे ये नीचे से आया ठंडा पानी, ठंडा पानी आने से ये थर्मोक्लाइन आ गया ऊपर। तो अब साइक्लोन्स कहाँ पे बनने वाले हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वो बनने वाले हैं महासागर के ओशियन के वेस्ट में या कॉन्टिनेंट के ईस्ट में। इंडिया में भी आप जो है समझ सकते हैं, चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आते हैं और आने के बाद जो है ये भारत का जो पूर्वी छोर है उसी से तो टकराते हैं ज्यादातर चक्रवात। तो जहाँ पे साइक्लोन बनेंगे, साइक्लोन्स का निर्माण होगा, वहां पे थर्मोक्लाइन डीप डेप्थ में होगा। दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे ठंडा पानी है तो यहाँ पे रेगिस्तान डेजर्ट जैसे क्षेत्र के बनने की संभावना है। क्यों? क्योंकि हवा में मॉइस्चर नहीं होगा। मॉइस्चर क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहां पे तापमान नहीं है, तो हवा की जो आर्द्रता क्षमता है वो अब कम है, तो तापमान न होने की वजह से हवा ड्राई होगी, बिना मॉइस्चर वाली होगी। बिना मॉइस्चर वाली हवा है तो रेनफॉल यहाँ पे नहीं करेगी। रेनफॉल नहीं होगा तो क्या बनेंगे? डेजर्ट। तो जहाँ पे डेजर्ट बन रहे हैं तो वहां पे थर्मोक्लाइन शैलो डेप्थ में होगा। लिख के रखो, डेजर्ट बन रहे हैं, डेजर्ट वाला क्षेत्र है, वहां पे थर्मोक्लाइन शैलो डेप्थ में होगा। और ये शैलो डेप्थ कहाँ पे होगी? ओशियन के ईस्ट में, ओशियन के ईस्ट में, और कॉन्टिनेंट के वेस्ट में थर्मोक्लाइन शैलो रीजन में होगा। नेक्स्ट वन, ईस्टर्ली हवाओं के इन्फ्लुएंस में, ईस्टर्ली हवाओं के इन्फ्लुएंस में थर्मोक्लाइन ओशियन के वेस्ट में डीप डेप्थ में होगा। ओशियन के वेस्ट में डीप डेप्थ में होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हवाएं ये गर्म पानी को अपने साथ लाई है तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा, गर्म पानी, तो ये थर्मोक्लाइन डीप डेप्थ में चला जाएगा। सवाल उसने घुमा दिया कि ओशी ईस्टर्ली हवाओं के प्रभाव में थर्मोक्लाइन कॉन्टिनेंट के वेस्ट में डीप में होगा, डीप डेप्थ में होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कॉन्टिनेंट का वेस्ट तो यहाँ पे है, कॉन्टिनेंट का वेस्ट तो यहाँ पे है, लेकिन ये कॉन्टिनेंट का ईस्ट वाला भाग है और ये ओशियन का वेस्ट वाला भाग है। तो हमें ध्यान देना है कि ओशियन का वेस्ट पूछा है या कॉन्टिनेंट का, एक शब्द बस घुमाते ही तुम्हारा पूरा सवाल गायब। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि ईस्ट कहाँ पे है, वेस्ट कहाँ पे है। तो साइक्लोन्स को आपने देख लिया, डेजर्ट को देख लिया, कहाँ पे बन रहे हैं, थर्मोक्लाइन शैलो रीजन में रहेगा कि डीप डेप्थ में रहेगा, वो थर्मोक्लाइन से और क्या क्या होने वाला है। यहाँ पे ये थर्मोक्लाइन अगर डेप्थ में है, अधिक गहराई में है, डीप डेप्थ में है, तो ये रेनफॉल को प्रमोट करेगा, रेनफॉल को प्रमोट करेगा। इसको रेनफॉल को प्रमोट करेगा, क्योंकि यहाँ पे गर्म पानी है, इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन होगा, बादल बनेंगे, वर्षा होगी। और अगर यहाँ पे जो थर्मोक्लाइन है और शैलो डेप्थ में है तो अब क्या तो इवापोरेशन हो पाएगा, क्या बादल बन पाएंगे, क्या वर्षा हो पाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे डेजर्ट का फॉर्मेशन हुआ है, और यहाँ पे डीप डेप्थ में होने की वजह से यहाँ पे जो है साइक्लोन्स वगैरह, रेनफॉल वगैरह होती रहती है। तो ये आपके तो जो भी कार्य था थर्मोक्लाइन का वो आपने देख लिया है, समझ लिया है क्या क्या इम्पैक्ट कर सकता है थर्मोक्लाइन।
अब एक दो इमेजेस और देख लो, अब क्लियर हो जाएगा। देखो ये यहाँ पे ये ईस्टर्ली हवाओं का प्रभाव है। ये कॉन्टिनेंट वाला पार्ट है, ये ओशियन है, ये भी कॉन्टिनेंट है आपका। ये हवाएं इस पानी को यहाँ तक ले आई, गर्म पानी पूरा यहाँ पे इकट्ठा हो गया। ये आपका है थर्मोक्लाइन। तो देखो थर्मोक्लाइन गया डेप्थ में, गहराई में गया थर्मोक्लाइन, क्योंकि यहाँ पे पूरा गर्म पानी यहीं पे इकट्ठा हो गया। अब यहाँ से पानी यहाँ आया है तो यहाँ को भी अब पानी चाहिए। ये पानी यहाँ से ऊपर आएगा, नीचे वाला ठंडा पानी ऊपर आएगा। जब ठंडा पानी यहाँ पे ऊपर आ गया तो बस उसमें जो है इवापोरेशन हो नहीं पाएगा, तो डेजर्ट का फॉर्मेशन होगा इन क्षेत्रों में। कॉन्टिनेंट के वेस्ट में और ओशियन के ईस्ट में डेजर्ट का फॉर्मेशन होगा। और थर्मोक्लाइन शैलो रीजन में होगा, शैलो डेप्थ में होगा। इसका ठीक विपरीत ओशियन के वेस्ट में और कॉन्टिनेंट के ईस्ट में थर्मोक्लाइन डीप डेप्थ में होगा। डीप डेप्थ में होगा तो यहाँ के पानी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो इवापोरेशन होगा, क्लाउड बनेंगे, रेनफॉल होगा, रेनफॉल होगा और साइक्लोन्स बनेंगे। क्या बनेंगे? साइक्लोन्स। एक इमेज और देख लो, ये रही, ये है आपका थर्मोक्लाइन। हवाएं ईस्टर्ली हैं, जब ईस्टर्ली हैं तो ये पानी यहाँ आ गया आपका, थर्मोक्लाइन इस तरीके से हो गया। वार्म वाटर यहाँ है, कोल्ड वाटर यहाँ पे है। ये स्थिति है आपकी थर्मोक्लाइन की। अब ये आपका जो है, और ओशियन में, महासागर में तापमान के आधार पे, तापमान के आधार पे तीन लेयर पाई जाती है, तीन तरह की लेयर जो आप देख पा रहे हैं। पहली ये, दूसरी थर्मोक्लाइन और तीसरी है कोल्ड वाटर, वार्म वाटर और थर्मोक्लाइन, और तीसरी कोल्ड वाटर। तो महासागर में तापमान के आधार पे तीन प्रकार की परतें पाई जाती हैं, तीन प्रकार की परतें। क्लियर? कौन कौन सी? वार्म वाटर, थर्मोक्लाइन और कोल्ड वाटर। ठीक है। अब इसके बाद अपन लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, सैलिनिटी। क्या शुरू करते हैं? सैलिनिटी, ओशियनिक सैलिनिटी। अब सैलिनिटी तो पता है, अपन अपन लोगों ने सुन ली क्या, लवणता। लेकिन एक्चुअल में लवणता है क्या, ये भी तो पता होना चाहिए। मतलब पानी में घुला हुआ नमक, ये कह सकते हैं आप पहले तो इसे, समुद्र के पानी में घुला हुआ नमक। लेकिन कौन कौन सी चीजें होती हैं नमक में? लवणता जो है, सैलिनिटी जो है, वो क्या है, कैसे है, तो उसको एक बार आप देख लीजिए। समुद्र के पानी में इतनी सारी चीजें मिली होती हैं, क्लोरीन, सोडियम, सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, ब्रोमीन, बोरेट और स्ट्रोटियम। अब इन सारी चीजों को आपको याद नहीं रखना है, आपको केवल इतनी चीजें याद रखनी है, क्लोरीन, सोडियम, सल्फेट और मैग्नीशियम। क्लोरीन, सोडियम, सल्फेट और मैग्नीशियम, और चाहो तो कैल्शियम भी याद रख लो। ये पांच चीजें आपको याद रखनी है, और इनका परसेंटेज भी, क्योंकि एग्जाम में मैच द कॉलम वगैरह आते रहते हैं। तो ये सब जो है पांच याद रख लो बस, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले पे क्लोरीन, दूसरे पे सोडियम, तीसरे पे सल्फेट, चौथे पे मैग्नीशियम और पांचवे पे कैल्शियम। अब ये हो गया आपका। अब आप देख लो परसेंटेज वाइज, क्योंकि इनका मिश्रण भी तो हो सकता है भाई। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया। तो ये बॉन्डिंग के रूप में तो मिल सकते हैं, तो इनका कितना कितना परसेंटेज होता है ओशियनिक सैलिनिटी में, वो भी देख लो। सोडियम क्लोराइड 77.76% मिलता है ये। तो अभी एग्जाम में सवाल आ जाए कि ओशियन की सैलिनिटी में सबसे अधिक योगदान किसका है, किसका है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का। और यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या था, 18.97% क्लोरीन, क्लोरीन। और यहाँ पे क्या है, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद जो मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, फिर कैल्शियम सल्फेट, फिर पोटेशियम सल्फेट। ये भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि इनका भी मेजर कॉलम आता रहता है। अब देख लो जो है कि सैलिनिटी को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं। सैलिनिटी को हो सकते हैं ना बहुत सारे जो है ओशियन की सैलिनिटी। तो सबसे पहला जो है कारण, वो है आपका
रेनफॉल, विंड भी है, रेनफॉल भी है, बहुत सारे हैं कारण, लेकिन अपन लोग जो है विंड से शुरू करते हैं। किससे? विंड से। तो पहला तो आपका हवा है। हवा कैसे है भाई? ये ओशियन का पानी है आपका, ये इस तरह से मान लो आप ये। तो यहाँ पे आपका जो है इक्वेटर वाला रीजन है, जहाँ पे ज्यादा बरसात होती है। ज्यादा बरसात होती है तो वहाँ पे फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर है वहाँ पे। तो अगर ये हवाएं आएंगी और इस फ्रेश वाटर को किसी दूसरे रीजन में जाके इन्होंने वो जमा कर दिया, तो वहाँ की जो लवणता थी उस पानी की, उस पानी की लवणता को ये इम्पेक्ट करेंगी, बिल्कुल करेंगी। तो एक फैक्टर हवा हो सकता है। एक हो सकता है टेम्परेचर। क्या हो सकता है? टेम्परेचर। और टेम्परेचर कैसे भाई? जब यहाँ पे पानी है, इस पानी की एक सीमित लवणता है, जो भी रही हो, वो लवणता को पीपीटी में हम मापते हैं, अभी बताऊंगा आगे। पार्ट पर 1000। जैसे कि आपने 1 किलोग्राम पानी लिया, मतलब 1000 ग्राम पानी ले लिया आपने। अब उस पानी को आपने सुखाया, सुखाने के बाद उसमें कितना नमक बचा, कितने लवण बचे, कितनी सैलिनिटी बची। तो जैसे मान लो इसमें बची आपकी 300 ग्राम, तो ये हो गया आपका 300/1000, मतलब इस तरीके से आपकी ये सैलिनिटी को मापा जाता है। मापते किसमें है? पीपीटी में, पार्ट पर 1000। ठीक है। तो टेम्परेचर एक फैक्टर हो सकता है। ये आपका ओशियन था, इसमें जो भी अब पानी भरा हुआ था, तो उसकी सैलिनिटी कुछ ना कुछ तो रही होगी। अब यहाँ से उसको मिला टेम्परेचर, पानी यहाँ से इवोपरेट होना शुरू हुआ। अब पानी तो इवोपरेट हो गया, बाष्पीकरण पानी का हो गया, लेकिन इस पानी की जो सैलिनिटी थी, अब पानी उतना बचा क्या यहाँ पे? अब उतना पानी नहीं बचा ओशियन में, तो जो बचे हुए पानी की सैलिनिटी बढ़ जाएगी। टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो पानी का बाष्पीकरण हो जाएगा और बचे हुए पानी की सैलिनिटी बढ़ जाएगी। अब कुछ लोग इसी लॉजिक को इक्वेटर वाले, भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र से कनेक्ट करते हैं, विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में। सर, इक्वेटर पे तो टेम्परेचर ज्यादा है, जब इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा है तो इवोपरेशन भी ज्यादा हो रहा है, तो वहां की सैलिनिटी बढ़ जाएगी? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि इवोपरेशन तो हो रहा है टेम्परेचर की वजह से, लेकिन साथ के साथ रेनफॉल तो हो रही है। जब रेनफॉल हो रही है तो यहाँ का पानी का स्तर तो बढ़ गया। जब पानी का स्तर बढ़ा तो सैलिनिटी भी कम हो जाएगी, सैलिनिटी कम हो जाएगी। तो ध्यान रखना है कि इक्वेटर पे सैलिनिटी लवणता होती है कम। क्यों होती है? रेनफॉल की वजह से, बारिश की वजह से। तो एक आपका रेनफॉल भी फैक्टर हो गया, मेजर फैक्टर हो गया रेनफॉल, सैलिनिटी के रोल को डिसाइड करने में। सैलिनिटी ज्यादा होगी कि कम होगी? टेम्परेचर ज्यादा, सैलिनिटी ज्यादा। टेम्परेचर कम, सैलिनिटी कम। लेकिन रेनफॉल ज्यादा, सैलिनिटी कम। रेनफॉल कम, सैलिनिटी ज्यादा। ये आपको याद रखना है। और क्या सोर्स हो सकता है? रिवर सोर्स हो सकता है भाई, रिवर। नदियां अपने साथ फ्रेश वाटर लेके आ रही हैं, तो फ्रेश वाटर लेके आ रही हैं, यही पानी ये जाके जहाँ भी ओशियन रहा होगा, हिंद महासागर जैसे मान लो अपने भारत की नदियां आ रही हैं, वो बंगाल की खाड़ी में आके गिर रही हैं, तो वो अपने साथ फ्रेश वाटर लेके आ रही हैं। तो फ्रेश वाटर वो लेके आ रही हैं, यहाँ के पानी में और पानी ऐड हो गया तो लवणता कम हो जाएगी इसकी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी भाई। पहले जो इसकी लवणता थी, पहले 1 लीटर में मान लो कि 300 ग्राम नमक था, लेकिन यहाँ पे अब ये पानी 1 लीटर की जगह 2 लीटर हो गया। नमक तो उतना ही रहा ना, तो अब ये 2 लीटर में 300 ग्राम हुआ, तो सैलिनिटी कम हो गई, सैलिनिटी कम हो गई। फ्रेश वाटर ऐड होने से सैलिनिटी कम हो जाती है। क्लियर? और क्या हो सकता है? आइस मेल्टिंग हो सकता है भाई, आइस मेल्टिंग। बर्फ के पिघलने से, बर्फ के पिघलने से बर्फ जो है पानी के रूप में बदलेगी, बदलने के बाद वो फ्रेश वाटर ऐड करेगी ओशियन में जहां भी रहा हो। तो फ्रेश वाटर ऐड करने के बाद वहां की सैलिनिटी कम हो जाएगी। और क्या हो सकता है भाई? टेम्परेचर हो गया आपका,
आइस मेल्टिंग हो गया। यही सारे आपके जो है फैक्टर हैं जो आपको आपके ओशियन के सैलिनिटी को प्रभावित कर सकते हैं। विंड था आपका, लिख लो भाई ने एक बार, 1 सेकेंड। हाँ, क्योंकि यही बस, एक तो आपका था विंड, दूसरा था आपका टेम्परेचर, तीसरा था आपका रेनफॉल, रेनफॉल, चौथा था आपका रिवर या कहें तो फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, चौथा था आपका आइस कवर या आइस मेल्टिंग, लिख लीजिए आप, आइस मेल्टिंग। तो ये आपके फैक्टर हैं जो ओशियनिक सैलिनिटी को प्रभावित कर सकते हैं। इनके कम या ज्यादा होने से ओशियन की सैलिनिटी भी कम या ज्यादा हो सकती है। अब अपन लोग यहाँ तक आ चुके हैं। अब अपन लोग इसके बाद कल पढ़ना शुरू करेंगे ओशियन अकरेंस। लेकिन एक बार ये और देख लो, एक दो जहरीले सवाल आते हैं एग्जाम्स में। हाईएस्ट सैलिनिटी इन द वाटर बॉडीज, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सैलिनिटी, सबसे ज्यादा लवणता किसकी है? तो उसके लिए याद रखिएगा बोन लेक इन तुर्की, बोन लेक। इसकी सैलिनिटी कितनी है? 330 पीपीटी, 330 पीपीटी। कितनी? 330 पीपीटी। ये आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा किसकी है? बोन लेक की। कहाँ पे है? तुर्की में। उसके बाद आपका क्या है? डेड सी, मृत सागर, उसकी सैलिनिटी कितनी है? 238। नहीं तो, हाँ गलत हो गया क्या इसमें? 1 सेकेंड रुकिएगा। हाँ, अरे 1 सेकेंड, ये आपका सागर है। लेक आ जाए तो बोन लेक, और नहीं तो आपकी डेड सी। ग्रेट सोल्ट लेक इसकी है 220। ठीक है, तो तीन आपको रखने हैं यार जो हाईएस्ट सैलिनिटी रखते हैं वर्ल्ड में। बोन लेक और तुर्की में, डेड सी 238 और ग्रेट सोल्ट लेक 220। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। कल शुरू करेंगे ओशियन करंट। क्या? ओशियन करंट। तो मिलते हैं फिर कल, कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय।